हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी पीजी ट्यूट्स में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपने लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने टॉप 5 पोस्ट बताई थी एसएससी सीजीएल की। जिन्होंने नहीं देखी, आपको ऊपर आई बटन पे वो वीडियो का लिंक आ रहा होगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। अब इसमें मैं बताने वाला हूँ वो जो टॉप नंबर 1 पोस्ट थी, जो कि है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसके बारे में थोड़ी डिटेल कि ताकि अब उस पोस्ट के बारे में आपको पूरा पता लग जाए कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे आपको पोस्टिंग मिलती है, क्या क्या उसमें सैलरीज होती है। एंड तक बने रहना इस वीडियो के। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को एंड शेयर कर देना सभी गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया, एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब जितने भी आपके फॉरेन से हमारे जो भी रिलेशंस हैं, वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही देखते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक मिनिस्ट्री है। एंड काफी अच्छी मिनिस्ट्री मानी जाती है। जो भी आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं वो इसी मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं, जो फिर एम्बेसडर बन के डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं। ठीक है, बात करें आपको, अगर जो भी एकदम ही नए हैं और नहीं जानते कि आपको इस पोस्ट को कैसे लेना है, तो जो एग्जाम है वो आपको देना पड़ता है एसएससी सीजीएल। ठीक है, इस साल जो एसएससी सीजीएल होगा वो 11 जून को इसकी नोटिफिकेशन आएगी। सितंबर में एग्जाम कंडक्ट होगा अभी तक, अकॉर्डिंग टू एसएससी का जो कैलेंडर आया उसके अकॉर्डिंग। बाकी इलेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत आगे शिफ्ट हो सकता है, पर अभी तक 11 जून की जो है डेट दी गई है। ठीक है, फॉर्म फीस इसकी 100 होती है। ठीक है, जो हर साल वैकेंसीज आती है वो 8,000 से 30,000 आती है। पिछले साल 8,000 आई थी, उससे पिछले साल 32,000 आई थी। तो मैंने ये रेंज बता दी। इस वैसे 15 से 20,000 एवरेज जो है वैकेंसीज हर साल आती रहती है। ठीक है, तो वैकेंसीज भी काफी अच्छी आती है। एग्जाम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हर साल ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी साल एग्जाम ना हुआ हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2022 का रिजल्ट ना आया हो, लेकिन अब पिछले 2021 से जितने भी एसएससी हो रहे हैं उनका रिजल्ट भी टाइम पे आ रहा है एंड ज्वाइनिंग भी टाइम पे हो रही है। ठीक है, जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हो 30 से 35 लाख होते हैं। तो ये नंबर देख के आप डर मत जाना, ये क्योंकि 100 रुपए का इसकी फीस होती है। एंड SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं होती है। ठीक है, इसमें तो मैं आधे बच्चे ऐसे ही भर लेते हैं कि चलो कोई नहीं, देखी जाएगी, क्या है ये, टिक ही मार के आना है। तो आप टेंशन मत लो, इसमें सीरियस तकरीबन 4 या 5 लाख बच्चे हैं जो सच्ची पढ़ के पेपर देते हैं, और उसमें भी सीरियस 1-2 लाख होते हैं। तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं, और 8,000 तो वैकेंसीज है। तो अगर आप सच्ची सीरियस कैंडिडेट हो तो आप इस पोस्ट को आराम से निकाल लोगे। अब अगर पर्टिकुलर बात करें एएसओ की, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो अगर इस पोस्ट को आपको निकालना है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं, आपकी 75,000 सैलरी होगी, और ये 2.2 से लेके 4 लाख सैलरी होगी। अब ये दो सैलरीज इसलिए लिखी है क्योंकि आप जब इंडिया में रहते हो, ये मैं स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ, जब आप इंडिया में रहते हो तो आपकी सैलरी अराउंड 75,000 होती है, ग्रोस आपकी 85,000 होती है। ठीक है, लेवल 7 की ये जॉब होती है आपकी, ग्रुप बी के अंडर आती है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है, टोटल वैकेंसी इसमें 50 से 90 आती है। हर साल इतनी ही वैकेंसीज होती है। एमईए में, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये इसकी मिनिस्ट्री है। तो इसमें अगर आपको जॉब चाहिए और आप जनरल कैटेगरी के हैं या किसी और कैटेगरी के भी हैं, फॉर एग्जांपल पहले जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो आपको टॉप 100 में अपना रैंक या टॉप 50 में रैंक लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी की 15 से लेके 50 के बीच में जो है वैकेंसीज हर साल आती है। 50 सबसे ज्यादा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इससे हमेशा कम ही होती है क्योंकि सिंगल मिनिस्ट्री है। ठीक है, सीएसएस में इसलिए ज्यादा होती है, जिन्हें पता है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, उसमें इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। ठीक है, उसमें आपको हर 5 से 7 साल में अलग अलग मिनिस्ट्रीज मिलती रहती है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक ही मिनिस्ट्री के अंडर काम करना होता है, इसलिए इसमें वैकेंसीज कम है। उसमें भी अगर मिनिस्ट्री वाइज देखें तो वैकेंसीज कम हो जाती है, वैसे ओवरऑल उसमें 800 से 900 वैकेंसीज आती है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो 50 से 90 वैकेंसी, तो आपको टॉप 100 में रैंक लाना है, तभी आपका कुछ बन पाएगा, वरना आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एएसओ भूल ही जाओ, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी के भी हो तो भी आपको कोशिश करनी है कि टॉप 300 में आप ले आओ। ठीक है, क्योंकि अगर आप टॉप 300 में नहीं लाए तो, क्योंकि जो भी, चाहे एससी कैंडिडेट हो, चाहे एसटी कैंडिडेट हो, चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, चाहे जनरल कैंडिडेट हो, सब फर्स्ट प्रेफरेंस इसी पोस्ट को रखते हैं। ठीक है, एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। 2 से 4 लाख यहाँ पे सैलरी मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि 2 से 4 लाख सैलरी आपकी तब होती है जब आपकी फॉरेन पोस्टिंग आती है। ये भी कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे आती है फॉरेन पोस्टिंग, क्या होता है, इस पे भी अभी बात करेंगे। ठीक है, ऑफिस टाइमिंग, अगर आप इंडिया में रहते हो तो 9:30 से 5:30 की इसकी ऑफिस टाइमिंग होती है। ठीक है, दिल्ली प्लस एब्रोड पोस्टिंग्स आपकी कहीं भी हो सकती है, या तो आप लाइफ टाइम दिल्ली रहेंगे अगर आप एएसओ रहना चाहते हैं एमईए में, और आप नहीं जाना चाहते अब्रॉड, कि नहीं मुझे नहीं जाना। वैसे जो एमईए लोग चूज ही इसलिए करते हैं
ताकि उन्हें अब्रॉड पोस्टिंग का भी मौका मिले, ठीक है। एंड अब्रॉड पोस्टिंग जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। अब थोड़े और की फीचर्स जान लेते हैं इसके बारे में। तो अगर की फीचर्स की बात करें, एक तो देखिए 5 डेज अ वीक की जॉब होती है, तो मस्त आपका वर्क लाइफ बैलेंस होने वाला है, सैटरडे संडे ऑफ। लेकिन हाँ, इन 5 दिन में आपसे अच्छे से काम करवाया जाता है। जितने भी मैंने अभी तक इस पे रिसर्च की है, जितनों से मैंने पूछा वगैरह है, जो भी लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में पहले से काम करते हैं, सबका ये कहना है कि इसमें जो 5 डे वर्क की जो 5 डेज अ वीक की जॉब तो है, लेकिन उन 5 डेज में काफ़ी तगड़ा आपसे काम करवाया जाता है। ये भी हो सकता है किसी दिन आपको लेट भी घर जाना पड़े, ठीक है? इनिशियली इतना प्रेशर नहीं होता, पर जैसे-जैसे जैसे 3-4 साल हो गए आपको मिनिस्ट्री में, तो फिर आप पे जो है प्रेशर थोड़ा बढ़ता रहता है। सैटरडे संडे ऑफ होता है कई बार इन फ्यूचर, जैसे मान लें वही जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 साल आपको हो चुके हैं। कई बार आपको सैटरडे जाना पड़ सकता है और संडे भी जाना पड़ता है। वो पीक मंथ्स होते हैं, जैसे मार्च हो गया आपका, अप्रैल हो गया, बाकी टाइम ऐसा नहीं होता और ये हर डिपार्टमेंट का ही हाल है, तो इसे देख के डरना नहीं है, ठीक है? गेट अ चांस टू सर्व इन अब्रोड एवरी 2 ईयर्स। एवरी 2 ईयर्स इसलिए लिखा है कि पहले आप जैसे ही जाएंगे तो 2 साल तो आपको इंडिया में ही रहना पड़ेगा। जैसे आपकी मान लीजिए आज जॉब लग गई है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, आपको आप कल से ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको 2 साल पहले इंडिया में रहना पड़ेगा। हर 2 साल में आपको ऑफर आता है कि आपको अब्रोड कंट्री में जाना है। उसके लिए आपको एक 30 डेज का टेस्ट भी पास करना पड़ता है, वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिस्ट आती है बहुत सारी कंट्रीज की। फॉर एग्जांपल उसमें आपने जापान सिलेक्ट किया, तो आपको जापानीज 30 डेज में बेसिक जापानीज हाय हेलो या जो बेसिक सेंटेंस होते हैं वो आपको आने चाहिए, वो आपका टेस्ट होगा। अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, 30 डेज का कोर्स होता है, वही करवाते हैं, मिनिस्ट्री वाले करवाते हैं, देन आप जापान जा सकते हैं, ठीक है। अब आप जापान चले गए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन के, तो आप 3 साल वहां पे मजे से रहेंगे, ठीक है। अब 3 साल बाद आपको फिर ऑप्शन मिलेगा किसी और कंट्री में जाने में, ठीक है। 3 से 5 साल रहते हैं, बता रहा हूँ, ये एवरेज ईयर्स होते हैं जो आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं। या तो आप 3 साल बाद अब आपको याद आ कि भाई अब घर वापस आना है, क्या क्यों ही रह लिया मैं, तो 3 साल बाद आप वापस भी आ सकते हो, लेकिन फिर आपको 2 साल का बैन लग जाता है। ये कोई गंदा बैन नहीं है, 2 साल का बैन मतलब अब आप 2 साल सिर्फ इंडिया में सर्व करोगे एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। 3 साल फॉरेन चले गए, ठीक है। अब 2 साल आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद चॉइस डाली है कि अब मुझे इंडिया आना था, ठीक है। 2 साल बाद आपको फिर ऑफर मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी। या आपके पास ये ऑप्शन होता है कि 3 साल या जब आपके 5 साल जापान में हो गए, तो आपको फिर एक लिस्ट आती है कि अब आपको किस कंट्री में जाना है, क्योंकि शिफ्ट तो होता रहता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको कंबोडिया भी भेजा जा सकता है, अफ्रीका भी भेजा जा सकता है, जैसी लिस्ट आती है हमेशा, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों को ही काफी अच्छी कंट्रीज में भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए हो गया, ठीक है, यूके हो गया, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों को भेजा जाता है जिनसे काफी अच्छे रिलेशन है। जैसे यूएई हो गया, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस, जिन्हें काफी 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस मिनिस्ट्री में। फ्रेशर्स को पहले थोड़ी छोटी मोटी कंट्रीज में ही भेजा जाता है, जिनके साथ ज्यादा अच्छे मतलब नॉर्मल रिलेशनशिप हैं, ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज नहीं है, ताकि आप थोड़ा काम सीख लें देन। क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेप भी गलती कर लोगे और एकदम यूएसए वगैरह के साथ, तो फिर काफी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। 2 साल आपको इंडिया में बिताने इनिशियल 2 ईयर्स, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा किसी भी कंट्री में जाने का, लिस्ट आती है अकॉर्डिंग टू आप जैसा टेस्ट क्लियर करते हैं। अगर आप मना कर देते हैं तो आपको नेक्स्ट जो हाँ, ये भी एक बात सुन लीजिए। अगर आप मान लीजिए आप चले गए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, 2 साल हो गया आपको, अब आपको ऑप्शन आया, लेकिन आपने मना कर दिया। आपको कोई मान लीजिए कोई घर पे फंक्शन आ गया, कोई और काम आ गया, आपने कहा नहीं मैं 2 साल मैं अभी नहीं जाना चाहता, तो आपको भी तब भी आपको 2 साल का बैन लग जाएगा। बैन ये कोई नेगेटिव बैन नहीं होता, ये बैन होता है कि अब आप 2 साल तक फॉरेन नहीं जा सकते, अब आपको इंडिया में ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो टोटल 4 साल बाद मिलेगी आपकी सर्विस के, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, आफ्टर 3 years ऑफ पोस्टिंग ऑन अब्रॉड यू कैन केम टू इंडिया। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि 3 साल के बाद आपको इंडिया आने का ऑप्शन मिलेगा। नहीं जाना तो आप वही किसी और कंट्री में भी शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। और कोई भी टैक्स नहीं होता। जब इसकी बेस्ट पार्ट आपको क्या है, तो आपकी 2 से 4 लाख सैलरी बन रही होती है, ठीक है, क्योंकि जब वो रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, और इस पे आपको जो आप फॉरेन में जितनी भी सैलरी कमाओगे ना, इंडिया में जितनी सैलरी कमाओगे उस पर टैक्स भी लगता है ना, लेकिन जो फॉरेन में आप सैलरी कमा रहे होंगे उस पर आपको जीरो टैक्स देना है, ठीक है। तो ये सारी आपकी वाइट मनी होगी, 2 लाख कमाए सीधा आपके बैंक अकाउंट में, उस पर जीरो टैक्स लगेगा, ठीक है। और वहाँ पे जो मैक्सिमम आपका खर्चा वगैरह भी है वो भी गवर्नमेंट ही उठाती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑल एक्सपेंसेस जैसे मेडिकल एक्सेट्रा आर टेकन केयर बाय गवर्नमेंट। तो जो वहाँ की सरकार है वही आपका सारा खर्चा वर्चा उठाती है, क्योंकि आप एक एम्बेसी के लिए काम कर रहे हैं, आप एक एम्बेसी में काम करते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा वहाँ पे खर्चा वर्चा भी नहीं होता, और आपकी सेविंग्स काफी अच्छी होती है जब आपकी फॉरेन पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। बेस्ट एक्सपोजर होता है एंड सोशल रिस्पेक्ट। देखिए पहले क्या होता था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को काफी रिस्पेक्ट मिलती थी। अब जब से ज्यादा काम ऑनलाइन हो गया, क्योंकि पहले जो रेट्स होती थी वो भी फिजिकल मोड में होती थी, अब मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन भरी जाती है, आईटीआर भी आपका ऑनलाइन होता है, ठीक है।
तो मैक्सिमम जो डाटा है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। अब रेट्स वाली चीजें थोड़ी कम होगी, अभी भी होती है पर इतनी नहीं रहेगी। रिस्पेक्ट अभी भी आईटीआई यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में है, लेकिन जो पहले जो सीजीएल के बच्चे थे वो फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा आईटीआई रखते थे। टॉप 10 में से आपको 10 के 10 बच्चे आईटीआई यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट ही प्रेफरेंस देखने को मिलेगी। लेकिन अब क्या होगा, पिछले 3-4 सालों से जब से पूरा डिजिटाइजेशन हो गया, डिजिटल हो गया सब कुछ, तो आपको एएसओ इन एमईए स्पेशली ये 5-6 लोग आपको मिल ही जाएंगे जो फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं टॉप 10 में, एंड एक दो अभी भी आईटीआई रखते हैं कि चलो इंडिया में रहना है, इंडिया में थोड़ी बहुत अभी पावर दिखानी। वैसे पावर नहीं रहेगी आईटीआई के पास। देखिए सबके इसमें अलग अलग जो है पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, तो ऐसे मत कहना नहीं नहीं अभी भी रहती है, ये भी रहती है। पावर है पर इतनी नहीं जितनी पहले थी, क्योंकि अब मैक्सिमम चीजें डिजिटल हो गई है। अगर आपका मन है, जैसा कि मैंने बताया, आपका 2 साल बाद आपको ऑप्शन है, आपने बोला नहीं मैं दिल्ली में रहना चाहता हूँ, तो आप चाहे तो होल लाइफ दिल्ली में भी रह सकते हैं, पर इसका फायदा नहीं है। अगर आपको दिल्ली में ही रहना है तो उसके लिए बेस्ट पोस्ट है एएसओ इन सीएसएस, ठीक है। तो आप सीएसएस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें पूरी लाइफ आपकी जो है पोस्टिंग दिल्ली में ही रहती है, और इसमें प्रमोशंस भी काफी अच्छे होते हैं एज कंपेरिजन टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। प्रमोशन की बात करें तो हाँ, प्रमोशन इसमें स्लो है, बाकी सब चीजें अच्छी है, बस ये प्रमोशन ही एक ऐसी चीज है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फॉर एएसओज काफी स्लो है, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है सीएसएस में, इसलिए उनकी प्रमोशन इजीली होती रहती है। कहीं ना कहीं वैकेंट सीट मिल जाती है, पर यहाँ पे एक ही मिनिस्ट्री की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी प्रमोशन स्लो है। ओवरऑल बोला जाए तो ये बेस्ट पोस्ट है एसएससी सीजीएल की, आप इसे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ एएसओ इन एमए के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जितनी भी मैं डिटेल में बता सकता था। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना सभी अपने गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने टॉप 5 पोस्ट इन एसएससी सीजीएल वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो मैक्सिमम टॉपर्स हैं वो क्या अपना प्रेफरेंस वाइज पोस्ट रखते हैं और क्यों रखते हैं, ठीक है। उसमें मैंने थोड़ी बहुत डिटेल बताई है। और अगर आपको किसी और पोस्ट पे भी ऐसे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। Thank you so much.